हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट टू है हमारे लेक्चर का। कुछ वॉइस इशू आ रहा है, इस वजह से हमें छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गवर्नर सीक रिपोर्ट ऑन वर्क टेकन अप बाय मुदा ऑन कर्नाटका सीएम और अब हम यहाँ गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स क्या है इसके बारे में, गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है गवर्नर को। आर्टिकल 153 से 167 पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, डायरेक्टली हटाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, प्रेसिडेंट के हैंड एंड सिल। ठीक है। उसके बाद नॉमिनी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक केस था हरगोविंद पंत वर्सी रघुकुल तिलक केस 1979। ऑफिस ऑफ गवर्नर एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर एक क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन माना कैसे जाता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट के क्या है, एक गवर्नर हो सकता है। सेवंथ अमेंडमेंट 1956। ठीक है। इलेक्शन के लिए हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर को अपॉइंटमेंट का मेथड क्यों चुना, इलेक्शन का क्यों नहीं चुना, ये उसके रीजन दे रखे हैं। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एज 35 होना चाहिए। ठीक है। रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन ने क्या बोला था, गवर्नर का टेन्योर फिक्स करो। ठीक है। आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए सरकारी कमीशन, ये लिख देना सरकारी कमीशन। ओथ कौन दिलाता है इसको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और ये रिजाइन भी उन्हीं को करता है। और कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होती है? मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हेल्प नहीं करना चाहिए। एंटाइटलमेंट गवर्नर के कौन डिसाइड करता है? हरियाणा, मतलब सॉरी 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 सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। डिमनिश नहीं हो सकते। गवर्नर के ऊपर अगर क्रिमिनल केस है तो वो क्या होगा, याद रखना, गवर्नर के ऊपर क्रिमिनल केस है तो वो नहीं चल सकता। सिविल केस चल सकता है 2 महीने पहले, उससे क्या करके ये इम्यूनिटी में आता है। सिविल प्रोसीडिंग 2 मंथ का नोटिस देके। गवर्नर को अरेस्ट या इम्प्रीजन नहीं किया जा सकता, 5 साल की टर्म होती है। रेजिग्नेशन किसको देता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिजाइन एनी टाइम बाय एड्रेसिंग ए रिजाइन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल कौन करता है? गवर्नर, वही स्टेट गवर्नमेंट करती है। सूर्या नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफिएबल, जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट में नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, नहीं। वैसे भी गवर्नर का कोई टेन्योर नहीं है, ना ही फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गवर्नर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है। ठीक है। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर, 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देती है गवर्नर को। दो पार टाइप की डिस्क्रिशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशन। जब कोई मेजोरिटी ना मिले, एकदम से सीएम की डेथ हो जाए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना लॉस्ट कर दे मेजोरिटी को। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या डिस्क्रिशन है इसमें? ठीक है। मैटर है जो वो मतलब कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन में आता है या नहीं। ठीक है। वैलिडिटी। ठीक है। क्या क्या है, रिजर्वेशन कौन से बिल है वो प्रेसिडेंट के लिए उसको भेजने हैं वापस से। रिकमेंड करने हैं कौन से बिल। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल को कब रिकमेंड करना है स्टेट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है। और डिटरमाइन करना कितना अमाउंट पेबल होगा गवर्नर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। तो ये सारे क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है। तो ये गवर्नर के बारे में था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप करंट अफेयर के साथ ऐसे स्टेटिक को पढ़ोगे तो आपको फिंगर टिप्स पे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया प्लेस इन रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वे में इंडिया जो ट्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिया पीस मेकिंग की ट्राई कर रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था, यूरोप प्रॉब्लम इज नॉट द होल वर्ल्ड प्रॉब्लम, टू डिस्टेंस न्यू दिल्ली फ्रॉम द थिएटर ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। अपने आप को दूर करने लेके उन्होंने बोला कि यूरोप की प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे नरेंद्र मोदी ने मॉस्को और कीव दोनों में ही मतलब कि विजिट किया। ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, क्या इंडिया एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, मेन बात यह है। ठीक है। जैसे यूक्रेन पे विजिट हुई तो मोदी जी ने क्या किया, फोन कॉल की जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन। ठीक है। और मिस्टर डोवाल told Mr. Putin that he has been asked to brief him about the visit as well when he met this St. Petersburg last week। ठीक है। इंडिया दोनों पार्टी से एंगेजमेंट की कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो क्या मिस्टर मोदी ये इंपॉर्टेंट रोल पीस मेकर का प्ले कर पाएंगे? ठीक है। क्यों कर रहा है इंडिया ऐसा? ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत फ्यू कंट्री है जो दोनों साइड से इंगेज कर रही हैं। ठीक है। और इंडिया एक नॉन अलाइन नैम का मेंबर था, ये भी आप लोगों को पता है। मुझे बताओ नैम कब बना था, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ठीक है। और और उसके बाद इंडिया ने एब्सटेंड किया इस मैटर पे, ऐसे नहीं कि किसी साइड भी है, मतलब कि ऑनेस्ट ब्रोकर बोल सकते हैं हम, इंडिया के ऊपर ट्रस्ट है दोनों को। ठीक है। इंडिया एक इंपॉर्टेंट वॉइस है ग्लोबल साउथ के लिए, और मतलब कि G20 में भी इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने पीस पे ही ज्यादा फोकस किया था। ठीक है।
और जो एनर्जी और फूड क्राइसिस है इस वॉर से, इसके बारे में भी इंडिया काफी कंसर्न है। और इंडिया रशियन ऑयल का इनटेक इंडिया में काफी बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजन है, इसकी वजह से इंडिया क्या चाहते हैं, एक मतलब कि सॉल्यूशन निकालना चाहता है। ठीक है। थर्ड टर्म है तो मोदी अकेले, मिस्टर मोदी की भी काफी ज्यादा लीगेसी है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो कि थर्ड टाइम कंटिन्यूसली इलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और मतलब ऐसा इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। आगे क्या इंपॉर्टेंट बोला इसने, अगर मतलब कि सिचुएशन स्टेटस को रहती है तो उसमें भी मतलब कि अभी भी प्रेजेंट में जो यूक्रेन है वो भी उधर अटैक कर रहा है रसिया पे, और रसिया भी कर रहा है। ठीक है। तो जब तक नेगोशिएशन नहीं होती या फिर कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं निकलता, अल्टरनेटिव नहीं आता, अब यूएस में भी इलेक्शन है तो सारी जियो पॉलिटिक्स इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है। ऑफरिंग दैट वुड हैव टू स्टैंड आउट। सेकंड, न्यू दिल्ली वुड नीड टू ऑफर इट्स वन प्रपोजल फॉर कंप्लीट रिजोल्यूशन। इंडिया को ना मतलब कि अपना खुद का प्रपोजल करना चाहिए, पुट फॉरवर्ड। ठीक है। जैसे मिस्टर पुतिन ने क्या किया था, बुर्गेनस्टॉक कम्युनिक दैट इंडिया इज आल्सो डिसएसोसिएटेड फ्रॉम विच ड्वेल्ट ऑन द इशू ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब मिस्टर जेलेंस्की ने, जब ब्राजील और चाइना ने एक 6 पॉइंट प्रपोजल लेके आए डी एक्सेलेशन के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। इन द फास्ट सक्सेसफुली ब्रोकर्ड एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया एंड हमास एंड फतेह। ठीक है। तो चाइना ने पहले प्ले किया है, हंगरी ने भी, दोनों साइड से कोशिश किया है। ठीक है। तो इंडिया की जो अभी पोजीशन है, मिस्टर जो जयशंकर है उसने 4 पॉइंट प्रिंसिपल बताए हैं। देर इज नो एरा ऑफ, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, ये इंपॉर्टेंट है यूज करना। दे आर नॉट सोल्यूशन ऑन द बैटल फील्ड में किसके नुकसान यार, सोल्यूशन कहाँ निकलता है, बातचीत। ठीक है। रशिया मस्ट बी एट द टेबल फॉर टॉक, रशिया को टेबल पे आना चाहिए टॉक के लिए। इंडिया इज कंसर्न एंड इंगेज टू फाइंड ए रिजोल्यूशन टू द कंफ्लिक्ट, इंडिया चाहता है कि इस कंफ्लिक्ट का सोल्यूशन हो। ठीक है। तो अब मेन चीज है कि ये होगा कैसे। अब देखो, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा कि इंडिया को सिर्फ एक मैसेंजर का रोल नहीं प्ले करना चाहिए, इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया को कुछ तो इफेक्ट होगा। ठीक है। तो हाँ, तो इंडिया का मैसेंजर का रोल नहीं प्ले करना चाहिए इंडिया को। ठीक है। मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए, दोनों साइड से बात करनी चाहिए इंडिया को, दोनों के इशू को देखना चाहिए। ठीक है। India rescued from the Swiss Peace Summit outcome may be a task left to the one of the GCC country that would be a part of the process. Whatever the decision, this is an exercise require India to use its heft and diplomatic goodwill and other resources apart from the intensified travel by the official. तो ये सारी बातें इन्होंने बोली है। कंसिस्टेंसी वुड बी द कीवर्ड, यही यूपीएससी का कीवर्ड है, कंसिस्टेंसी। जिस चीज में कंसिस्टेंसी कर लोगे उसमें आप आगे निकल जाओगे। इंडियन गवर्नमेंट डील कर रही है जो इंटरनल कंफ्लिक्ट है, मणिपुर में क्या चल रहा है देख लो। इकोनॉमी जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट है उसके थ्रू रीजनल टर्बुलेंस चल रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज एक्सटर्नली व्हेन सिविलियन कैजुअलिटी फ्रॉम द इजराइल बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा और फ्रॉम द सिविल वॉर इन द सुडान आर फार मोर देन द एस्टिमेटेड टू द नॉन मिलिट्री कैजुअलिटी इन द रशिया यूक्रेन। रशिया यूक्रेन में उतनी वो नहीं हुई जितनी की सिविलियन में जो मतलब की कैजुअलिटी कहाँ हुई है, गाजा और वहाँ वॉर में। ठीक है। तो इंडिया को एक मतलब कि इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि कैसे इन सारे कंट्री को पोज किया जाए। ठीक है। तो इंडिया विल बी जज्ड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स मैसेज। इफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द इंडीड ओनली वे फॉरवर्ड, देन इट इज डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर मोदी गवर्नमेंट टू रिफ्यूजल टू कंसिडर एन ओपनिंग विद पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी से बात होती, ठीक है, तो मतलब कि ये मोदी जी के लिए भी एक मतलब कि मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि हम डायलॉग तो पाकिस्तान से भी नहीं कर रहे, उनके साथ भी डायलॉग से ही बात हो सकती है। पुल एंड पुश फैक्टर दोनों के बैलेंस को इंडिया को देखना पड़ेगा। पीस मेकर का रोल तभी प्ले कर सकता है इंडिया। यूरोप एंड यूएस हैं मतलब कि काफी 30 मंथ से ज्यादा इस वॉर को हो चुके हैं। ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। ठीक है। तो एज द ओनली कंट्री दैट इज मेंबर ऑफ बोथ द क्वाड एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स और क्वाड का मेंबर इंडिया ही है। इंडिया यूनिकली पोजिशन, इंडिया की पोजीशन भी जियोपॉलिटिकली और जियोग्राफिकली यूनिक है। द क्रिटिकल एलिमेंट इज द टाइम ऑफ इट्स फोरे इनटू द फील्ड दैट हैज thus far only see failure. As the late Israel interlocutor above Ivanov said in verse that
as are true for conflict and attempted to revolve, they are for Russia Ukraine war. History teaches us the man and nation only behave wisely once they have exhausted all other alternative. कि एक ये जो थे काफी फेमस इजराइल के, उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री हमें ये सिखाती है, मैन और नेशन कब ओनली बिहेव वाइजली, तभी बिहेव करते हैं वाइजली, दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर अल्टरनेटिव, जब वो सारे अल्टरनेटिव खो देते हैं। तो अभी इंडिया के पास मौका है कि एक पीस मेकर का और एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर का रोल प्ले किया जाए और इनके बीच में पीस एस्टेब्लिश की जाए। ये था आर्टिकल। नेक्स्ट है एक्लेमेशन फॉर इंडियन लीडरशिप दैट स्टिल एंड्योर्स। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि ग्लोबल टुवर्ड्स से राइजिंग ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ से इंपॉर्टेंट है, तो ये पीएसआई और आईआर दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल साउथ से रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा है, इंडिया का जो उन्होंने इंडिया के रोल को काफी प्रेज किया है ग्लोबल साउथ की इमेज में जो इंडिया का रोल रहा है। ठीक है, उन्होंने वेलकम भी किया है इंडिया के जो विजन है, इंडिया ने जो G20 में इंक्लूसिवनेस और चेयरमैनशिप में जो ग्लोबल साउथ की वॉइस को प्रेज किया उसके लिए भी। ठीक है, तो उनकी जो प्रेज है, ठीक है, इंटेलेक्चुअलिज्म, दिस हाई प्रेज कम फ्रॉम ए लीडर हुज स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअलिज्म इज एक्नॉलेज वर्ल्ड वाइड। ये उस लीडर से आई है जो काफी इंटेलेक्चुअल है, और दिस इज ए स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअलिज्म हैज बीन ओन थ्रू द पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सफरिंग एंड स्टडी मिस्टर अवर इवोल्यूशन फ्रॉम इस्लामिज्म टू कमिटमेंट टू द इंक्लूसिविज्म। ये कीवर्ड रखो, इस्लामिज्म टू इंक्लूसिविज्म। This would have been music to the ear of Narendra Modi, but is not so reference India leadership emerged from the freedom movement and leader who shaped to the republic of formative year। अब नेहरू की जो रेपुटेशन थी अब्रोड में काफी ज्यादा थी नेम की वजह से, मलेशिया भी उसका मेंबर था। तो नेहरू के बाद मतलब फिर वो थोड़ा सा डाउन आ गया था इंडिया में। नेहरू इज इंडिकेटिव ऑफ हाउ मेनी लार्ज नंबर ग्लोबली कंटिन्यू टू व्यू हिम, कैसे उसको मतलब ग्लोबल देखता है। नेहरू ने मिस्टर अनवर ने क्या बोला है, रिकॉल किया है नेहरू की एसोसिएशन मलेशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, इट इज ओनली इफ हिज वर्ड्स आर कोटेड फुली देयर मीनिंग कम्स थ्रू। He said, whither do we go? What shall be our endeavor? As we all know, this is the question that Pandit Nehru posed. A tryst with destiny, ये इनके स्पीच था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीच था, ये अपन राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉमन मैन के लिए फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी लो, पीजेंट और वर्कर के लिए काम करो। ठीक है, टू बिल्ड अप ए प्रोस्पर्स डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव नेशन बनाओ, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जस्टिस और फेथफुलनेस के लिए काम करो, फुलनेस के लिए। ठीक है, मिस्टर अमर ने क्या बोला है कि वर्ल्ड फ्रॉड विद चैलेंज और इतनी अनसर्टेनिटी है, अनवेवरिंग कमिटमेंट है, प्रिंसिपल है, तो हमें गाइड करते हैं कि हम ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करें। ठीक है, लिगेसी जो हमारे फादर फाउंडिंग फादर की, ठीक है, वो टेस्टामेंट नहीं है टाइम का, बट वो एक टाइमलेस बीकॉन है, इंपोर्टेंट कीवर्ड है टाइमलेस बीकॉन। अर्जिंग अस टू ड्रीम, स्ट्राइव एंड फोर्ज एट द अनडॉन्टेड करेज एंड अनसेकेबल रिजोल्व, ये सारे कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है, स्टिल इन्होंने क्या बोला है, विवेकानंद ने क्या बोला था, विवेकानंद की बात को फिर उन्होंने कोटिंग किया, स्वामी विवेकानंद ऑन द मार्च ऑफ आइडिया फ्रॉम दिस लैंड अकम्पनीड बाय द वर्ड्स व्हिच हैड ब्लेसिंग बिहाइंड देम एंड पीस बिफोर देम। रिमार्केबली ही नोटेड दैट विवेकानंद वाज द चीफ डिसाइपल ऑफ द, रामकृष्ण के वो डिसाइपल थे, परहैप्स नो अदर फॉरेनर लीडर हैज डन सो। जितना विवेकानंद ने किया ऐसा किसी ने किया ही नहीं। मल्टीकल्चरलिज्म की जो उन्होंने बात की विवेकानंद ने। गांधी जी ने भी क्या बोला था, हेट द सिन नॉट द सिनर। इंक्लूसिविटी जो इंडिया वाले लीडर्स ने किया वो ऐसा किसी ने वर्ल्ड में नहीं किया है। ठीक है, तो वाई द पॉइजन ऑफ हेटेड स्पिरिट इन, तो अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है तो इतना मतलब हेट है वो क्यों फैली हुई है। ठीक है, टैगोर ने क्या बोला था, इको थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम अर्जिंग अस टू एम्ब्रेस नॉट द कंफर्ट ऑफ सेफ्टी बट द अनयील्डिंग करेज टू कन्फ्रंट एडवर्सिटी हेडलॉन्ग, लेट मी नॉट प्रे टू शेल्टर फ्रॉम द डेंजर बट टू फियरलेस इन फेसिंग देम। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे में यूज कर सकते हो, जीएस में यूज कर सकते हो। तो राइट विंग एंड जो आइडियोलॉजी है मैं सकता है दिस इज बिकॉज बिलोंग टू द इंडिजिनियस कल्चरल ट्रेडिशन विच वर इग्नोर्ड बाय द कॉलोनीज एंड टेंडेंसी कंट्री, डिफेक्टिव टाइमलेस मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल यूनिटी। किसने बात की, विवेकानंद ने। यूनिवर्सलिज्म टैगोर ने। गांधी जी ने नॉन वायलेंस पे जो मतलब बातें की, और जो नेहरू जी का आइडिया था इंक्लूसिव का, मॉडर्न सोसाइटी का। ठीक है, एनिमेटेड बाय साइंटिफिक स्पिरिट, साइंटिफिक स्पिरिट की वो बातें करते हैं, फॉर एनी डीकोलोनाइज कंट्री एज इट वुड बी टू इंडिया टूडे। तो ये सारी जो बातें हैं वो सारी जो कंट्री उस टाइम पे डीकोलोनाइज हुई थी उनको अपने में इंक्लूड करनी चाहिए। ब्रॉड व्यू क्या है, इंडिया प्रेजेंट पॉलिसी टू एंश्योर दैट द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी आर हार्नेस्ड फॉर पॉपुलर वेलफेयर आर गेनिंग द पॉजिटिव अटेंशन टू द ग्लोबल साउथ। देयर आर प्रैक्टिकल मेजर व्हिच हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द लाइफ ऑफ
impoverished everywhere and important for governance. They evoke foreign administration, but in the realm of political and social philosophy. The ideology of the Parivar do not inspire so as Gandhiji and Nehru and other who Mr. our Mason. This can hardly be attributed to the conspiracy of left liberals. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो इंश्योर करती है जो पावर है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, ठीक है, वो काफी पॉजिटिव अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं ग्लोबल साउथ के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल मेजर हैं जिनकी काफी ग्रेट इंपोर्टेंस है, ठीक है, इवन जो लाइफ है पुअर लोगों की वहां भी, और गवर्नेंस के लिए भी, उन कंट्री के लिए भी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा आर्टिकल। आप इससे इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकाल सकते हो और अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर के एग्जाम ये समझ चुके हैं। उसके बाद इसके ऊपर आर्टिकल आएगा, देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं, ये एंटी फेडरल है या नहीं, ये जो उससे जो मतलब कि स्टेट लेवल की जो पार्टी है उससे उनका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसमें काफी एक कमेटी भी बनी थी तो उसके ऊपर आर्टिकल आया, मल्टी टायर्ड गवर्नेंस से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शुड चिल्ड्रन बी बैड फ्रॉम सोशल मीडिया। ये आपने सोचना है कि सोशल मीडिया से क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। उन्होंने मिनिमम एज सेट करने की सोची है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। शुड चिल्ड्रन बी बैड में क्या मतलब कि सोशल मीडिया यूज करने देना चाहिए या नहीं, तो इस पे ये एक वो आया है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीलंका में अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो वो इकोनॉमी सेंटर स्टेज पे, क्योंकि श्रीलंका में क्राइसिस आ गया था ना। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रम्प ट्रम्प इंडिया में नहीं आ रहे कोई बात नहीं। यूएनजीए ने एब्सटेन किया इंडिया ने वोटिंग से इजराइल के अगेंस्ट। यूएनजीए में यूनाइटेड नेशंस असेंबली, यूनाइटेड नेशन कम्बिनेशन 1945 में बनी थी सर, ठीक है सर। यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो सबसे पावरफुल बॉडी है, ठीक है। इंडिया टू के पॉलिसी स्टैंड नॉट टू सप्लाई आर्म्स सेल्स टू इजराइल, इजराइल को हम सप्लाई नहीं करेंगे आर्म्स वगैरह। एफएटीएफ सर कब बनी थी, 1989 सर, किसने बनाई थी सर, G7 ने। 19 इंडिया इसका मेंबर है, हाँ सर। ये दो लिस्ट करती है, कौन कौन सी, ब्लैक लिस्ट और ग्रीन लिस्ट। इसके अलग अलग नाम है, वो नाम देख लेना, ठीक है। और कौन सी कंट्री है जो ब्लैक लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया के अलावा। पाकिस्तान का है क्या ग्रीन लिस्ट में, हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा के बारे में क्या जानते हो बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया सेंटर को ऑफ झारखंड कंटेम्प्ट प्ले। नेक्स्ट है, दलित का हाउस को बंद कर दिया है बिहार में, किसने, मतलब होंगे कुछ लोग, तो उन्होंने, अब ऐसी ऐसी एट्रोसिटी अभी भी चल रही है। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 एम्पावर करेगा वोमेन्स को, फाइट मेल न्यूट्रिशन। ये बात लिख दो ना अपने आंसर में, अमित शाह ने बोली अच्छी बात है लेकिन लिख दो, अमित शाह मत लिखना। कमेटी कंटिन्यू वर्क ऑन एमएसपी प्रपोजल। एमएसपी कौन डिसाइड करता है बताओ, कितने क्रॉप्स के लिए दी जाती है। अ, तो अगर फेडरल रेट कट करता है तो उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक करता है, इंडिया की अभी काफी ज्यादा लॉजिस्टिक पे खर्च हो रहा है इंडिया का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इजराइल हिजबुल्ला रॉकेट लॉन्च कर दिया लेबनान में। तो ये सारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं किसी किसी के बारे में जहां जहां से जो जो आया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने पढ़ा है, 193 मेंबर है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग में, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ILO कब बना है, 1990 में, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कौन भाई उसके बाद है, इसके ये ऑर्गन है कंपोनेंट, जनरल काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीज काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड UN सेक्रेटरीट। इनके बारे में आता रहता है। UNGA के बारे में 193 मेंबर है, ठीक है। हर साल ईच ईयर सितंबर में फुल मेंबरशिप के लिए वो बात होती है, तो एनुअल इसके सेशन भी होते हैं, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी पास करनी होती है कोई भी, अगर हमें डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 2/3, सिंपल मेजोरिटी डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चन, पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड 2/3 से, और अदर क्वेश्चन से हमें सिंपल मेजोरिटी से। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है हर साल के लिए, ठीक है। मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल सईद रिसेंट थे। 6 मैन कमेटी है, याद रखना नहीं है। अदर कमेटी जनरल कमेटी है। सिक्योरिटी काउंसिल हमें पता है। तो ये अपना क्या था, इंपॉर्टेंट स्टैटिक था इसके बारे में, किसके बारे में, UNGA के बारे में। FATF के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। FATF कब बनी थी, 1989 में G7 से बनी थी पेरिस में, ठीक है। मीटिंग हुई थी जब 9/11 का 2001 में। तो इसका मैंडेट है वो हमने टेररिस्ट फाइनेंस के लिए भी
कर दिया था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक इसका फिर से मैंडेट को एफर्ट कर दिया था, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट भी ये काम करेगी, और टेरर को जो फाइनेंस होती है, फाइनेंसिंग उसके लिए। ठीक है, तो FATF डिसीजन मेकिंग बॉडी है। FATF प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, 3 बार मिलती है एक साल में। मेंबर 39 मेंबर हैं। इनमें इंक्लूड हैं 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन काउंसिल कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया भी इसका मेंबर है FATF का। ऑब्जर्व स्टेट 2006 में था, इंडिया फुल मेंबर 2010 में बना। इंडिया इस पे पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है और यूरेशियन ग्रुप का भी मेंबर है। ठीक है, तो FATF की लिस्ट कहाँ गई, मैं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं FATF के बारे में। तो ग्रे लिस्ट को सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग को जो सपोर्ट करते हैं, नॉन कोऑपरेटिव जो कंट्री है टेररिस्ट के लिए, ईरान, नॉर्थ कोरिया में हमारे इसमें है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं FATF के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ रखा है। MSP कौन डिसाइड करता है, किसके लिए? CACP डिसाइड करती है MSP, CCEA के रिकमेंडेशन पे। रिकमेंडेशन कौन होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स, CACP, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, वो याद रखना, किस फॉर्मूले पे, उसी पे इशू आया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अ, आगे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।